जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ, बहुत ही अच्छी एक हॉरर कहानी है। तो देखिए, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के साथ में हो जाया करती हैं। एक छोटे से गांव से रमेश नाम का एक गरीब किसान का लड़का रहता था, और पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार था। एक दिन उसके पिताजी ने बोला कि तुमसे आगे की पढ़ाई पूरी करो, इसलिए वो लड़का शहर के लिए रवाना हो गया। और वहाँ पहुँच कर के उसने अपने मित्र सुरेश को बोला कि यार, मेरे लिए एक मकान ढूंढ दे जहाँ रहकर मैं पढ़ाई करता रहूँ और कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकूँ। सुरेश कल ही एक मकान ढूंढने चलेंगे। अगले दिन वो दोनों 10 बजे मकान ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उनको मकान नहीं मिला। अगले दिन सुबह पास में एक अंकल रहते थे, तो उन्होंने बताया कि एक शहर से बाहर एक मकान है, लेकिन वो जब से मकान बना है उसमें कोई रहने के लिए नहीं आया। वो मकान खाली पड़ा है और वीराने में है। रमेश और सुरेश ने दोनों ने एक साथ बोला कि उस मकान की चाबी कहाँ है, उसका मालिक कहाँ रहता है। तो अंकल ने बताया कि मकान तो दिल्ली में ही है और मकान मालिक भी दिल्ली में ही है, लेकिन मकान दिल्ली से थोड़ा सा दूर है। और वीराने में एक मकान, वह जो मकान है वो दिल्ली से दूर है, इस वजह से उस मकान में काफ़ी समय से कोई नहीं रह रहा है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो रमेश ने सुरेश को बोला कि हम मकान मालिक से बात कर लेते हैं। सुरेश बोला ठीक है। वो दोनों अंकल से एड्रेस लेकर के मकान मालिक के पास गए और वहां पहुंच करके उन्होंने अपना परिचय दिया और मकान को किराए पर लेने की इच्छा जाहिर की। अब सुरेंद्र सिंह जी उस मकान के मालिक थे। उन्होंने बोला कि पूरा मकान किराए पर लेना है या एक कमरा। रमेश बोला कि मैं अकेला रहूँगा, आप उस मकान में एक कमरा, किचन और लेट बाथ मुझे किराए पर दे दीजिए। सुरेंद्र सिंह जी बोले कि उसमें 3 कमरे हैं, 2 आगे एक पीछे की तरफ है, वही लेट बाथ है। तो रमेश बोला कि किराया कितना होगा मकान का। मालिक ने कहा कि 2,000 रुपये महीना, पानी बिजली अलग होगा। सुरेश बोला कि अंकल किराया कम करो, थोड़ा मकान जो है शहर से दूर भी है और वीरान भी है। काफ़ी मशक्क़त के बाद मकान मालिक ने किराए में जो है 500 रुपये कम कर दिए और पानी का बिल भी माफ़ कर दिया। रमेश और सुरेश ने बोला कि अंकल मकान दिखा दो। वे सभी मकान देखने के लिए चल दिए। दिल्ली से 3 किलोमीटर आगे नई कॉलोनी में उसका शिलान्यास हुआ था। वहाँ कोने में एक सुंदर सा मकान था। उसके पीछे की तरफ लगभग 500 मीटर आगे मुस्लिम कब्रिस्तान था। सुरेश बोला कि रमेश देख ले, डर तो नहीं जाएगा रात को। रमेश बोला नहीं यार, इसमें डर कैसा। मकान मालिक दोनों को मकान दिखाने लग गए और आगे के दोनों कमरे दिखाए। बरामदे में किचन था और पीछे की तरफ एक कमरा और उसके सामने ही एक लेट बाथ था। शाम होने को आ गई थी। मकान मालिक बोला कि बताइए मकान आपको पसंद आया या नहीं। रमेश बोला कि मकान तो ठीक है। मकान मालिक ने से वो दोनों बोले कि कल हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। मकान मालिक बोला ठीक है, तो लीजिए चाबी। मकान मालिक ने दोनों को जो वहाँ से चाबी देकर के वापस चल आ गए। रमेश ने रात को सुरेश से बोला कि तू भी वहाँ पर रह जाना, मकान बड़ा है और 2 कमरे भी हैं, मैं अकेला दोनों कमरे में क्या करूँगा। सुरेश बोला कि मैं भी यही सोच रहा था, चल फिर कल दोनों सामान को शिफ्ट कर लेते हैं। दोनों ने अगले दिन सामान शिफ्ट कर लिया। दोनों ने अपने अपने कमरों में सामान जमाया और फिर शाम को जो है खाना बनाया और फिर दोनों बात करने लगे। सुरेश बोला कि तू अकेला तो डर जाता, पीछे कब्रिस्तान है, इसलिए तो मुझे भी यहाँ लेकर के आ गया। रमेश बोला मैं डरता नहीं, मैं तो गांव में अकेले ही खेतों की रखवाली करता था। सुरेश बोला कि चल अब 10 बज गए हैं,
अब हमें सो जाना चाहिए। रमेश बोला, तू सो जा, मैं पढ़ाई करूँगा अभी थोड़ी देर। सुरेश बोला, ठीक है। यह कहकर सुरेश सोने के लिए चला गया और रमेश खिड़की के पास जहाँ टेबल कुर्सी लगाए थे वहाँ बैठ करके पढ़ाई करने लगा। उस खिड़की से बाहर की तरफ देखने से दूर तक सुनसान रास्ता दिखाई देता था। हवा भी तेज चल रही थी, साए साए की आवाज़ भी आ रही थी और कुत्तों के रोने की भी आवाज़ जो आ रही थी। पूरा इलाका सुनसान था। वो रात के लगभग 12 बजे थे। कुत्ते की आवाज़ खिड़की के बिल्कुल पास से आने लगी, जैसे कुत्ता खिड़की के पास ही चिल्ला रहा हो। ऐसी आवाज़ें सुनसान इलाके में, हवा भी खौफनाक चल रही थी। रमेश को पढ़ाई करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने कुत्ते को भगाने के उद्देश्य से खिड़की खोलकर जाली से ही बोला कि धत, भाग यहाँ से। थोड़ी देर में कुत्ते के रोने की आवाज़ बंद हो गई और रात के करीब 1 बजे रमेश बाथरूम जाने के लिए उठा और पीछे बाथरूम की तरफ गया तो वहाँ बाथरूम से बाहर आया तो अचानक उसकी निगाहें बंद पड़े कमरे पर गई। उस कमरे की लाइट बंद थी और बाहर कुंडी पर लाल रंग का धागा बंधा था। उसने सोचा शायद मुहूर्त के समय बांधा गया होगा। ये सोच करके वो कमरे में आ गया। कमरे में आकर वो बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। अगले दिन दोनों उठे और नहा धो करके नाश्ता करा और सुरेश तो तैयार होकर के जॉब पर चला गया। रमेश घर पर अकेले ही था तो वो नहा धो करके अपने पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते उसे कुर्सी पर नींद आ गई। जब वो उठा तो उसने देखा कि शाम हो चुकी है। वो किचन में गया और रात के खाने की तैयारी वो करने लगा। सुरेश भी आ गया ऑफिस से। सुरेश बोला, कैसा रहा आज का दिन? सारे दिन तूने क्या किया? रमेश बोला, तेरे जाने के बाद 12 बजे मैं सो गया और अभी 6 बजे उठा हूँ। सुरेश बोला, देर रात तक पढ़ता है, उसी का नतीजा है ये। ले देख, आज ऑफिस से लैपटॉप लेकर आया हूँ। चल जल्दी से खाना बना करके फिर खा करके फिल्म देखते हैं। रमेश बोला, कौन सी फिल्म? सुरेश बोला कि हॉरर फिल्म देखेंगे। रमेश बोला, चल फिर जल्दी से खाना बना लेते हैं। दोनों ने रात को 8 बजे तक खाना बनाया। सुरेश बैग लेकर रमेश के पास आया, बोला कि नया मकान है, चल थोड़ी दारू पी लेते हैं। रमेश बोला, दारू? दारू तो नुकसानदायक है। तो सुरेश बोला कि उसने जो बैग खोला और बोतल निकाली। रात के करीब 10 बजे थे। वो सुरेश ने जैसे ही दारू की बोतल खोली तो कुत्ते के रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश बोला, ये कुत्ता भी ना दिन परेशान करता रहता है। अब फिर सुरेश बोला, अरे उसे चिल्लाने दे, तू क्यों परेशान हो रहा है? रमेश बोला, नहीं यार, कुत्ते का रोना अपशगुन होता है। सुरेश बोला, तू और तेरा अंधविश्वास, चल अब पैक बना। रमेश बोला, ठीक है, मत मान। और फिर उसने पैक बनाने के लिए जैसे ही गिलास उठाया तो पीछे से बाथरूम के दरवाजे के बंद होने की तेज़ आवाज़ आई, धम से, जैसे किसी ने गुस्से में दरवाज़ा बंद करा हो। सुरेश एकदम से चौंक गया। रमेश बोला, अरे तू तो डरपोक है। सुरेश बोला, 1-2 पैक अंदर जाने दे, फिर देखना मेरी हिम्मत। रमेश ने पैक बनाया और दोनों दारू पीने लगे। तभी सुरेश बोला, रमेश तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? रमेश बोला, क्या सुरेश? बोला कि छत पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। रमेश बोला, तुझे चढ़ गई है? सुरेश बोला, नहीं यार, आवाज़ आ रही है, सुन देख, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो, सुन तो अच्छे से। रमेश बोला देख करके कि आ जा, तू तो हिम्मत वाला है। सुरेश बोला, नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। रमेश बोला, तू यहाँ रुक जा, मैं जाता हूँ। सुरेश बोला, अकेले नहीं रहूँगा मैं यहाँ। रमेश बोला कि तू भी चल, फिर दोनों सीढ़ियों पर साथ ऊपर चलते हैं। और सुरेश एकदम से किसी चीज़ से टकराया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। रमेश ने उसको उठाया और बोला, चढ़ गई है क्या तेरे को? और हंसने लगा। सुरेश बोला, नहीं यार, यहाँ कोई था साया जैसा, जिससे मैं टकराया था। रमेश बोला, कोई साया वाया नहीं है यहाँ, चढ़ गई है तुझे। अब चल
रमेश और सुरेश दोनों छत पर गए। वहाँ कोई नहीं था। तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, साए साए की आवाज़ हो रही थी। सुरेश ने मकान के पीछे की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई है। उसने रमेश को बोला कि इधर आ जल्दी से, और वो देख। वो तुरंत रमेश के बताए हुए पेड़ की तरफ वो इशारा करके उस देखने लगा। सुरेश ने हकलाते हुए बोला कि देख यार, वो काला साया इधर ही देख रहा है, देख उसकी आंखें चमक रही हैं। रमेश ने ध्यान से देखा तो वहाँ एक बिल्ली खड़ी बैठी थी। रमेश मजाक के अंदाज में बोला कि हाँ यार, भाग ले, ये तो कोई चुड़ैल है। सुरेश भागने लगा तो रमेश बोला, अबे डरपोक, वो बिल्ली है। सुरेश ने ध्यान से देखा तो वास्तव में वो बिल्ली थी। रमेश और सुरेश सीढ़ियों से नीचे आ गए। रमेश बोला, अब 11 बज गए हैं, खाना खा ले, फिल्म कल देखेंगे। सुरेश बोला, मैं बाथरूम करके आता हूँ, फिर खाना खाएंगे। और सुरेश बाथरूम करने चला जाता है। रमेश बर्तन समेटने लगता है। तभी रमेश की चिल्लाने की आवाज़ आती है रमेश को, ये क्या। और रमेश जो है जल्दी से उठ करके जाता है। रमेश तुरंत बाथरूम की तरफ जाता है और सुरेश से बोलता है कि क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है। सुरेश बोलता है कि देख, टॉयलेट सीट पर कौन बैठा है। रमेश बोला कि कौन बैठा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। सुरेश बोला, अच्छा कोई नहीं है, सब ठीक है। रमेश बोला, तुझे ज़्यादा चढ़ गई है। सुरेश बोला, नहीं यार, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि सीट पर कोई बैठा है। रमेश बोला, चल रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। सुरेश बोला कि हाँ चल ठीक है। दोनों कमरे में जा कर के सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश जॉब के लिए निकल जाता है। घर पर रोज़ाना की तरह रमेश डेली रूटीन के काम करके खिड़की के पास बैठ कर के पढ़ाई कर रहा था। अचानक पीछे से उसे ऐसा लगा कि पीछे से कोई निकल करके गया है, उसके बाहर की तरफ गया हो। उसने पीछे मुड़ कर के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद मेरा भ्रम होगा। ये सोच करके वो वापस पढ़ने बैठ गया। करीब शाम के 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक की आवाज़ हुई। रमेश बोला कि कौन है। बाहर से आवाज़ नहीं आई। रमेश उठा और दरवाज़ा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद करा और वापस पढ़ने बैठ गया। थोड़ी देर बाद गेट पर फिर दस्तक हुई। सुरेश बोला कि मैं हूँ भाई, खोल दे दरवाज़ा। रमेश बोला, आ रहा हूँ, रुक। रमेश दरवाज़ा खोलता है। सुरेश कहता है कि आज का दिन कैसा रहा। रमेश बोला, ठीक है यार। सुरेश ने कहा, भाई मैं 2 दिन के लिए जयपुर जा रहा हूँ, अगर तुझे भी चलना है तो कपड़े पैक कर ले। रमेश बोला, नहीं यार, एग्ज़ाम नज़दीक है, मैं पढ़ाई करूँगा, तू अकेला चला जा। सुरेश बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। सुरेश तैयार होकर के निकल जाता है। रमेश घर पर अकेला था तो उसने रात को खाना बनाया और खाना खाकर वो पढ़ाई करने बैठ गया। रात के करीब 12 बजे होंगे, तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़। रमेश ने खिड़की से कुत्तों को भगाया। कुत्ता थोड़ा सा आगे जा कर के और खिड़की की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। रमेश कुर्सी से उठा और बाहर की लाइट जलाई, हाथ में टॉर्च लेकर के बाहर निकला। उसने कुत्ते को भगाने के लिए उसके पीछे भागा। कुत्ते को भागते भागते वो घर से थोड़ी दूर निकल गया। वो वापस मुड़ा और घर की तरफ रवाना हो गया। अब वो घर आ रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। रमेश के शरीर में अजीब सी हलचल हुई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी आगे जाने पर वो अपने घर की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ने ही वाला था कि इतने में उसका पीछा कर रहा कोई साया अचानक से गायब हो गया। अब एक अजीब सा मंजर उसके सामने था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे एक खंबे के नीचे बैठा है। रमेश उसके पास गया, बोला कि आप कौन हैं, इतनी रात को इस वीराने में क्या कर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। हाँ तो किसने रमेश की तरफ, उसने जो है रमेश की तरफ नज़र उठा करके भी नहीं देखा। रमेश ने अपनी बात दोहराई कि सुनिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। उस बुढ़े ने अपनी गर्दन उठाई और रमेश की तरफ देख करके बोला, बेटा मैं एक अभागा हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। रमेश बोला कि
अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर चलेंगे? बूढ़े आदमी ने बोला कि नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो जाओ ना हो। रमेश ने कहा कि नहीं अंकल, आप उठिए और आप मेरे साथ चलिए। बूढ़े आदमी ने अपना झोला उठाया और रमेश के साथ वो चल दिया। वो दोनों जल्द ही घर पहुंच गए। रमेश ने घर आकर घर का गेट बंद कर लिया और अंकल को बोला कि आप हाथ मुंह धोकर के आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। अब बूढ़ा आदमी बाथरूम की तरफ गया। उसने अपने हाथ पैर धोए और कमरे की तरफ आ गया। रमेश ने एक थाली ली और उसके लिए खाना परोसा। बूढ़े आदमी ने खाना खाया और रमेश से पूछा, बेटा क्या तुम अकेले यहाँ रहते हो? रमेश बोला कि नहीं, मैं और मेरा दोस्त यहाँ रहते हैं। वो किसी काम से जयपुर गया हुआ है और मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ। रमेश ने कहा कि रात बहुत हो गई है, अब आप कमरे में जाकर के सो जाइए। वो बूढ़ा आदमी सोने के लिए कमरे में चला गया। रमेश अकेला खिड़की के पास बैठा था। उसके मन में कुछ चल रहा था। वो सोच रहा था कि जब मैं अंकल को घर लेकर के आया तब मैंने उनको बाथरूम में जाने के लिए बोला, तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि बाथरूम कहाँ है, लेकिन वो फिर भी बाथरूम में चले गए। उनको कैसे पता कि बाथरूम कहाँ है? और दूसरी बात, जब मैं उनको सोने के लिए बोला कि अंकल आप जाइए और अपने कमरे में सो जाइए, तो वो बिल्कुल सही कमरे में चले गए। उसको कैसे पता चला कि हम किस कमरे में सोते हैं? रमेश मन ही मन ये सोच रहा था कि आखिर अंकल है कौन और उनको इस घर के कमरे के बारे में पूरी जानकारी कैसे है। रमेश ये सोच रहा था कि जिस बूढ़े व्यक्ति को वो लेकर के घर आया है उसे इस घर के बारे में इतना कैसे पता है, और ये सोचते सोचते वो कुर्सी पर ही सो जाता है। अब रमेश सुबह उठता है और कमरे में जाता है। कमरे के अंदर पलंग पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वो बाथरूम में जाता है लेकिन वहाँ भी कोई उसे नहीं दिखता। रमेश ने कहा कि अंकल अंकल आप कहाँ हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। वो दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है दरवाज़ा खुला है। रमेश सोचता है कि शायद अंकल बाहर घूमने गए होंगे, वो अपने डेली रूटीन का काम में लग गए होंगे। जैसे ही करीब वो फिर 12 बजे फ्री होता है और फिर वो गेट पर बैठ कर के अंकल की राह देखने लगता है। दोपहर के 2 बजे तक रोड पर उसे कोई भी आता नहीं दिखता और वो उठ कर के खाना बनाने लगता है। खाना बनाकर और फिर खाना खाकर वो छत पर चला जाता है, फिर नीचे आकर के सो जाता है। शाम के करीब 6 बजे उसकी नींद खुलती है तो वो हाथ मुंह धो करके पढ़ने बैठ जाता है। रमेश अभी पढ़ने बैठा ही था कि कमरे का गेट चरमरा करके बंद होता है। रमेश सोचता है शायद हवा से कमरे का गेट बंद हो गया होगा। वो उठा और रसोई में खाना बनाने चला गया। कुछ देर बाद उसने खाना बनाया और उसके बाद वो खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर छत के ऊपर टहलने के लिए वो नहीं गया, वो वापस नीचे आ गया और करीब 9 बजे वो पढ़ाई करने बैठ गया। अभी बैठते हुए उसको थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे से निकल कर के कोई रसोई की तरफ गया है। वो उठा और रसोई की तरफ गया तो जैसे ही वो रसोई में गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रमेश ने देखा कि वो वृद्ध व्यक्ति रसोई में खाना खा रहा है। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे अंकल आप कब आए? उसने बोला कि बेटा मैं यहीं था, मैं मेरे कमरे में ही था। रमेश बोला कि नहीं अंकल, आप कमरे में नहीं थे, मैं खुद कमरे में आपको देख करके गया हूँ, लेकिन आप कमरे में नहीं थे। वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैंने तुझसे बोला ना, मैं कमरे में ही था। उसकी आवाज़ में एक अलग सा क्रोध झलक रहा था। रमेश बोला ठीक है, शायद मेरी गलती थी, शायद मैं आपको नहीं देख पाया। वो वृद्ध व्यक्ति कुछ नहीं बोला। रमेश रसोई से निकल कर के बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और पढ़ने लगा। रात के करीब 12 बजे रमेश को ऐसा लगा जैसे छत के ऊपर कोई घूम रहा है। रमेश बोला कि कौन है ऊपर? अंकल आप हो? ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने मन में सोचा कि शायद अंकल ही होंगे, वापस पढ़ने बैठ गया वो। रात अधिक हो गई और जब नींद सताने लगी तो वो सोने के लिए कमरे में चला गया। वहाँ जाकर देखता है कि अंकल सो रहे हैं। उसने उन्हें बिना डिस्टर्ब किए उनकी बगल में जाकर के वो सो गया। सुबह के 6 बजे अलार्म बजा।
उसने बगल में देखा कि अंकल नहीं है। वो बाथरूम गया लेकिन वहाँ भी अंकल नहीं थे। छत पर गया लेकिन छत पर भी अंकल उसे नहीं दिखाई दिए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो सोच रहा था कि आखिर वो वृद्ध आदमी गया तो गया कहाँ। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने पूछा, कौन है? आवाज़ आई, रमेश भाई मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। रमेश ने कहा कि कौन मैं, नाम बताओ। सुरेश बोला, अरे यार मैं सुरेश हूँ, दरवाज़ा खोल। रमेश ने, अच्छा तू है, मैं तो डर ही गया था। सुरेश बोला, सारी बातें दरवाजे पर ही कर लेगा या दरवाज़ा भी खोलेगा? रमेश बोला, रुक रुक मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। उसके बाद रमेश ने दरवाज़ा खोला और रमेश बोला कि कैसी रही तेरी ट्रिप? सुरेश बोला, अच्छी रही। जयपुर में हवा महल घूमा, नाहरगढ़ गया और कई मंदिर भी मैंने वहाँ पर देखे और मैं तेरे लिए प्रसाद भी लेकर के आया हूँ। रमेश कहने लगा कि अच्छा तो ला प्रसाद दे। सुरेश बोला, मुझे प्रसाद दे। देता हूँ और उससे पूछता है कि आज मेरे शेर को दरवाज़ा खोलने में इतना लेट कैसे हो गया? रमेश बोला, कुछ नहीं यार, 2 दिन से एक बूढ़ा आदमी अपने घर में रह रहा है। सुरेश ने कहा आश्चर्य से पूछा कि एक बूढ़ा आदमी और अपने घर में? तू कैसे जानता है उसे, कहाँ से आया है? रमेश बोला, सब बता दूंगा, पहले तो हाथ मुंह धो ले और कुछ खाना खा ले। सुरेश हाथ मुंह धो करके खाना खाने बैठ जाता है। सुरेश बोला कि अब बता क्या बात है। रमेश ने उसे सारी बातें बता दी। सुरेश ने कहा कि अरे भाई, मुझे दिल्ली का पता नहीं है, तुझे क्या हो सकता है यहाँ पर? वो इंसान ना हो, वो नर पिशाच हो। ऐसे पिशाच इंसानी रूप लेकर के ही आते हैं। रमेश बोला कि नहीं यार, वो इंसान ही है। सुरेश बोला, आज देख लेते हैं तेरे उस इंसान को भी। बातें करते करते बहुत समय हो गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि रात के कब 8 बज गए। रमेश बोलता है कि सुरेश भाई आप खाना बना लेते हैं। सुरेश ने कहा ठीक है, चल भाई खाना बना लेते हैं। अब सुरेश और रमेश दोनों खाना बना लेते हैं। उसके बाद सुरेश बोलता है कि आप थोड़ी वाइन लेगा? रमेश बोलता है कि ठीक है भाई, एक पैग बना ले। सुरेश पैग बनाता है। जैसे ही वो दोनों पैग उठाते हैं, सुरेश को ऐसा महसूस होता है कि कमरे से निकलकर कोई रसोई की तरफ गया। सुरेश हंसते हुए बोलता है कि ले आ गए तेरे अंकल। रमेश बोला, शायद तू सही कह रहा है। सुरेश बोलता है कि चल छोड़ उस बुड्ढे को, अपन तो दारू पीते हैं, और दोनों दारू पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। रमेश उठकर रसोई की तरफ जाता है। रमेश देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उनकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ था। रमेश बोला, अंकल आज खाने को कुछ भी नहीं है, आप घर पर नहीं थे तो मुझे लगा कि आप चले गए, इसलिए मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया। वो आदमी चिल्लाकर बोला, मेरे लिए खाना नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? तुझे इस घर में रहना है कि नहीं? उस बूढ़े आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुरेश भी दौड़कर रसोई की तरफ आ गया। सुरेश बोलता है कि अरे अंकल, हम क्या तेरे नौकर लग रहे हैं जो तुझे रोज़ रोज़ खाना बना करके देंगे? और घर से निकलने की धमकी किसको देता है? कौन है बे तू? पहले यह बता, तू आता कैसे जाता कैसे है? वो वृद्ध आदमी कुछ नहीं बोलता। सुरेश उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। सुरेश बोला, मैं तुझे ही पहले ही कह रहा हूँ, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? मेरी तरफ देख। अब वृद्ध व्यक्ति जैसे ही पीछे घूमता है, उसे देख करके सुरेश के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ऐसा क्या देख लिया उसने कि वो इतना अधिक डर गया। उस आदमी का चेहरा इतना अधिक डरावना था कि उसका चेहरा एकदम लाल था, मानो जैसे खून की होली खेल करके आया हो। आंखें तो मानो थी ही नहीं, एक खौफनाक दरिंदा दिखाई पड़ रहा था। सुरेश की हालत ऐसी हो गई मानो जैसे उसको काटो तो खून नहीं। उसे देख करके वो बहुत ज़्यादा डर गया, एकदम पीछे की तरफ हो गया। वो रमेश को बोलता है कि देख देख इसको देख। जैसे ही सुरेश उस आदमी के सामने से हटा तो रमेश बोला, क्या देखूं? सुरेश दौड़कर कमरे की तरफ चला गया और बोला उसको कि बुढ़े इंसान को देख। रमेश बोलता है, देख ही तो रहा हूँ, तू ऐसे क्यों डर कर भाग रहा है, जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो? सुरेश बोला, वो भूत ही है,
रमेश बोला कि क्या बोल रहा है यार। सुरेश, वही जो तू सुन रहा है। रमेश रसोई से उस बुढ़े को पकड़ करके लेकर के आता है और सुरेश के सामने खड़ा करता है। बोलता है कि देख, यह है भूत। सुरेश जब उस आदमी को देखता है तो वो नॉर्मल आदमी की तरह दिखाई देता है। सुरेश मन में सोचता है कि जब मैंने इस आदमी को पहले देखा था तब तो ये बहुत डरावना दिख रहा था, ऐसा कैसे हो गया? शायद मैंने ज़्यादा दारू पी ली है, तभी मुझे अजीब अजीब दिखाई दे रहा है। रमेश बोलता है, सुरेश भाई, तुमने दारू फिर चढ़ गई है तुमको। वह बुढ़ा आदमी सुरेश को देख करके हल्के से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत होती है। रमेश बोला कि कल अंकल आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ चावल बना करके देता हूँ। रमेश सुरेश और वृद्ध आदमी को छोड़ करके रसोई में खाना बनाने चला जाता है। सुरेश उस आदमी को एकटक देखता रहता है और वो वृद्ध आदमी भी उसे देखता रहता है। वो वृद्ध आदमी बोलता है कि जो तुमने देखा वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वो मेरी असलियत है। अब ये सुन करके सुरेश बहुत डर जाता है और वो रमेश के पास दौड़ करके रसोई में चला जाता है। रमेश बोलता है कि अब क्या हो गया, अब क्या वापस फिर से भूत देख लिया तूने? सुरेश बोलता है, नहीं यार, मैं तो तेरी हेल्प करने आ गया था। वो दोनों खाना बनाते हैं और कुछ बूढ़े आदमी को खाने पर वो परोसते हैं। जब वो बूढ़ा आदमी खाना खा लेता है उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। रमेश बोला कि सुरेश से बोलता है रमेश कि सुरेश भाई, अब तुम भी सो जाओ। सुरेश घबराता घबराया हुआ सा रमेश को बोलता है कि नहीं भाई, आज मैं तेरे पास ही बरामदे में सोऊंगा। रमेश बोलता है कि मैं बरामदे में कहाँ सोता हूँ, मैं तो कमरे में अंकल के पास ही सोता हूँ, तो तू भी उन्हीं के पास सो जा। मैं जब सोने आऊँगा तो नीचे चटाई बिछा करके सो जाऊँगा। सुरेश बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो यहीं सोऊंगा। रमेश बोलता है कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। रमेश रोज की तरह पढ़ाई करके करीब 2 बजे लाइट बंद करके सोने चला जाता है। अचानक रात को सुरेश की नींद खुलती है और उसने घड़ी में 3 बज रहे होते हैं। वो देखता है कि कमरे का पर्दा बहुत तेजी से हिल रहा है। सुरेश खड़ा होता है और तेजी से लाइट जलाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कोई पीछे खिड़की पर खड़ा है। वो तुरंत ही पीछे पलट कर देखता है, लेकिन खिड़की पर कोई नहीं होता। खिड़की के बाहर एकदम अंधेरा होता है। सुरेश को प्यास भी लग रही थी, इसी कारण वो पानी पीने के लिए रसोई में जाता है। जैसे ही वो रसोई में जाता है तो वो देखता है कि वो बुढ़ा आदमी रसोई में खड़ा है। सुरेश बोलता है कि अंकल, आप भी पानी पीने आए हैं? वो बुढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता और सीधा छत के ऊपर चला जाता है। सुरेश दौड़कर रमेश के पास आ जाता है, बोलता है कि रमेश भाई उठो। रमेश उठता है, बोलता है इतना क्यों चिल्ला रहा है? तभी अभी अंकल जाग जाएंगे ना। सुरेश बोलता है, अंकल तो कमरे में है ही नहीं। रमेश जब बेड पर देखता है तो अंकल वहाँ नहीं थे। रमेश बोला कि अरे यार, वो गए कहाँ, बाथरूम में या फिर रसोई में पानी पीने गए होंगे। सुरेश बोला, नहीं यार, वो रसोई में नहीं है, वो छत के ऊपर गए हैं। रमेश बोला कि छत के ऊपर इस टाइम, चलो देखते हैं। सुरेश और रमेश छत के ऊपर टॉर्च लेकर के जाते हैं। वो देखते हैं कि छत पर कोई नहीं था, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। सुरेश छत के कोने कोने को देखता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं नहीं दिखता। सुरेश सोचता है कि आखिर वो बूढ़ा आदमी गया तो गया कहाँ। रमेश ने कहा कि तूने सही से देखा था, अंकल छत के ऊपर ही आए थे। सुरेश बोला कि हाँ भाई, वो छत के ऊपर ही आए थे। अगर वह छत के ऊपर आए थे तो गए कहाँ? सुरेश टॉर्च से छत से नीचे की तरफ देखता है और जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की गर्दन हवा में उड़ रही थी और उसका धड़ खिड़की में फंसा हुआ था। वो बहुत डर जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि रमेश इधर देख। जब रमेश वो नीचे की तरफ देखता है तो यह मंजर देख करके उसके भी पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। अरे अंकल को ये क्या हो गया? सुरेश बोलता है कि अंकल गया भाड़ में, तू एक भूत को घर ले आया है। वो दोनों डर के मारे छत से नीचे आकर के जिस कमरे में ताला लगा था उस ताले को तोड़कर उसी कमरे में आ जाते हैं और कमरा अंदर से बंद कर लेते हैं। उनके कमरे के बाहर
कुर्सियों के खिसकने की आवाज़ आ रही थी, बर्तनों के गिरने की आवाज़ आ रही थी। उनको एक भयानक चीख भी सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं और भगवान को याद करने लगते हैं। बाहर की तरफ से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आती है, लेकिन वो दोनों दरवाज़ा नहीं खोलते। बाहर से आवाज़ आती है कि तुम दोनों दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो मैं बिना दरवाज़ा खुले भी अंदर आ सकता हूँ। रमेश हिम्मत करके बोला कि अगर तुझमें हिम्मत है तो अंदर आ जा। शायद तुझे पता नहीं, जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ भूतों का निवास नहीं होता। सुरेश जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह कमरा भगवान की मूर्तियों और फोटो से भरा हुआ था। रमेश बोलता है, तू कौन है और तू हमें मारना क्यों चाहता है? मैं एक इंसान होने के नाते मैंने तेरी सेवा सहायता की। तुझे बुरा इंसान समझकर अच्छा इंसान समझ करके मैं घर लेकर के आया और तुझे खाना भी दिया, और तू हमें ही मारने पर उतारू हो रहा है। सुरेश मन ही मन सोचता है, यह रमेश तो एक ना एक दिन मुझे मरवा कर ही मानेगा। कुछ देर तक बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती, एकदम शांत हो जाता है। सुरेश हाथ में गंदी घड़ी में जब समय देखता है तो घड़ी में सुबह के 5 बज रहे होते हैं। सुरेश बोलता है कि शायद वो चला गया। रमेश बोलता है कि मुझे भी यही लगता है, चल हम दरवाज़ा खोलते हैं। वो दोनों जब दरवाज़ा खोलते हैं तो घर की हालत देखकर उनके मन में एक ही विचार आता है कि आज ही हम घर खाली कर देना चाहिए हमें। ये सोच करके वो दोनों ने अपना सारा सामान पैक करके और उस मकान से वो निकल जाते हैं। मकान मालिक के पास जाकर के बोलते हैं कि हमने आपका मकान खाली कर दिया है, अब आप किसी दूसरे को इसे दे सकते हैं। मकान मालिक बोलता है कि क्या हुआ? रमेश बोलता है कि कुछ नहीं अंकल, अब हम जयपुर रहेंगे। सुरेश बोलता है, रमेश भाई तूने मकान मालिक को सारी बात क्यों नहीं बताई? रमेश बोलता है कि जब उसको सारी बातें पता है तो हम उसे क्यों बताएं? सुरेश बोलता है कि उसे पता है तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? रमेश बोलता है क्योंकि अगर वो हमें बता देता तो शायद हम उस घर में रहने ही नहीं जाते। आज भी वो मकान उसी हालत में और उसी वीराने में खड़ा है। रमेश और सुरेश अब दोनों जयपुर में रहते हैं। तो देखिए, ऐसा कभी कभी होता है, कहीं कहीं इस प्रकार की वारदातें हो जाती हैं कि भाई ऐसा कोई मकान होता है जहाँ पर किसी भूत प्रेत का साया होता है। और ये एक सत्य घटना है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं है, ये एक नॉर्मल सत्य घटना है जितना हुआ था उनके साथ में। ठीक है, फिर इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।